हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 के बीच में जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 के अंदर हम ये देखने वाले कि इसमें ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं, और उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल 1 है, डिफरेंट पेन से लिख लेता हूँ मैं। जो आर्टिकल 1 है वो बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन की। ठीक है, तो इसके अंदर है ना, मतलब जो आर्टिकल 1 है वो क्लियरली कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये बात करता है किस चीज़ की, कि इंडिया जो है वो क्या होगा, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि फेडरल इज नॉट रिटन। ठीक है, दो फेडरलिज्म, दो फेडरलिज्म is a part of basic structure. ओके, अगला पॉइंट आता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो किसको कंप्राइज करेगी, उसका क्या क्या उसके अंदर होगा। तो देखो, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया के देखो बेसिकली ना तीन पार्ट है। पहला पार्ट है जो स्टेट्स हैं उनकी टेरिटरीज, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स। दूसरा पार्ट है यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा पार्ट है सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। राइट, तो देखो, जो टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है इसका जो सेंस है वो ग्रेटर है देन यूनियन ऑफ इंडिया। ब्रॉडर, ब्रॉडर इन सेंस, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर तो देखो सिर्फ है ना दो ही पार्ट आते हैं। पहला तो है स्टेट्स, फिर आता है यूटीज। राइट, बट जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसके अंदर ये एक और हिस्सा भी है जो कभी फ्यूचर में एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके एक्विजिशन के अलग अलग तरीके हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फिर इसके बाद में आता है, फिर इसके बाद में मतलब ये तो आर्टिकल 1 का है, तो इसके अंदर अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे। देखो, अमेंडमेंट्स कौन से रिलेटेड है। एक तो 7th अमेंडमेंट एक्ट जो है, एक्ट, ये रिलेटेड है किससे, आर्टिकल 1 से। 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। राइट, इसके बाद में ना हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो सेकंड, इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन के आता है वो ये आता है कि डज आर्टिकल 1 confer powers
on Union of India to acquire foreign territory. देखो मैंने अभी आपको क्या बोला कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के तीन पार्ट हैं, स्टेट्स की टेरिटरीज, यूटीज की टेरिटरीज एंड देन सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, बट ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा करने की पावर मिल रही है आर्टिकल 1 से। तो इसका आंसर होगा नो, इट डज नॉट कन्फर एनी पावर। ठीक है, पावर नहीं मिलती है, पावर विल बी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो इसका जो ये केस है होजे दा कोस्टा, होजे दा कोस्टा 1975 सुप्रीम कोर्ट का ये केस लॉ है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। इस केस लॉ का ही ये एक आउटलुक है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई ये पावर नहीं देता है। ठीक है, और जो बेरूबारी यूनियन है, बेरूबारी यूनियन, इससे एक और अनदर केस है रे बेरूबारी यूनियन, का केस है 1960 का। ये भी सेम बात बोलता है कि पावर जो है वो कन्फर नहीं होती है, पावर जो एक्विजिशन होगा फॉरेन टेरिटरी का वो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो ये अपन ने आर्टिकल 1 की बात करी। फिर आर्टिकल 2 की बात आती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ सकता है कि भाई आर्टिकल कौन से अमेंडमेंट जो है वो आर्टिकल 1 से रिलेटेड है, वो है 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, अब इसमें चेंजेस क्या क्या हुए थे वो, ठीक है, वो अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। फिर नेक्स्ट आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 किस बारे में बात करता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो ये तो इसका टाइटल है आर्टिकल 2 का। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो यहाँ पे पावर किसके पास में आ गई ये एडमिट करने की? पार्लियामेंट के पास में। पार्लियामेंट में बाय लॉ admit into the union or establish new states। अब तुमको ना कंफ्यूज करने के लिए यहां पे पूछा जा सकता है, पार्लियामेंट की जगह पे बोल देंगे भाई प्रेसिडेंट करता है, नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, नहीं। कैबिनेट करती है, नहीं। लोकसभा करती है, नहीं। करता कौन है? पार्लियामेंट है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, बिकॉज इट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, राइट। अगले चलते हैं आर्टिकल 3 के ऊपर। आर्टिकल 2 में यही एक है भाई, पावर कहाँ से मिल रही है? एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स करने की आर्टिकल 2 से मिल रही है। और किसको मिल रही है? पार्लियामेंट को मिल रही है। ठीक है, फिर आता है अगला आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 किस बारे में बात करता है? देखो आर्टिकल 3 से पहले ना एक आर्टिकल 2A भी था जो अब रिपील हो गया है। ये था रिलेटेड सिक्किम से। इसका मैं अलग से आपको एक वीडियो बना करके बताऊंगा कि भाई सिक्किम की क्या स्टोरी थी। ठीक है ना, सिक्किम था और इससे पहले एक 10 शेड्यूल भी था। ठीक है ना, अभी 10 शेड्यूल कुछ और है और पहले 10 शेड्यूल कुछ और था।
उसके अंदर सिक्किम को एक्स्ट्रा पावर्स दी गई थी, तो वो उस समय 10th शेड्यूल में रखी गई थी, सिक्किम प्लस 10th शेड्यूल, ओल्ड 10th शेड्यूल, ठीक है। तो अभी दूसरा हो गया, तो ये मैं आपको अलग से किसी वीडियो में बना के बताऊंगा कि सिक्किम का जो एक्विजिशन हुआ था, या जो सम्मेलन हुआ था इंडियन यूनियन के अंदर, वो किस तरीके से हुआ था, एक अच्छी स्टोरी है, वो मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज। ये चार, इन पॉइंट्स को याद रखना है, अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। देखो, आर्टिकल 2 बात कर रहा था न्यू स्टेट्स की, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 3 जो बात करता है वो करता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स की, ठीक है। तो जो आपको पहले पता होगा, ये तो कॉमन जनरल नॉलेज की बात है कि पहले जो एमपी था, मध्य प्रदेश, उसमें से एक हिस्सा काट करके किया गया छत्तीसगढ़, राइट। और भी हुए, मतलब पहले स्टेट ऑफ बॉम्बे था, उसमें से गुजरात निकला, महाराष्ट्र निकला, और फिर बाद में झारखंड निकाला गया बिहार से, बिहार बहुत बड़ा स्टेट था। तो ऐसे ये सब हो पाया कौन से आर्टिकल की हेल्प से, आर्टिकल 3 की मदद से। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब ये न्यू स्टेट्स जो बन रही हैं वो भी किससे बन रही हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर से ही बन रही है, ठीक है। तो अब देखें इसमें क्या क्या हो सकता है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है, ए पॉइंट जो है वो ये बात बोलता है कैसे बनाएंगे, फॉर्म अ न्यू स्टेट by separation of territory from any state, of territory from any state, or by uniting two or more states, और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। मतलब ठीक है, इसको आप देख लेना। इसका कहने का मतलब है भाई, मोटा मोटी अगर इसको समझा जाए तो ये है कि एक स्टेट में से किसी टेरिटरी को काट करके नया स्टेट बनाना है, ठीक है। या फिर दो स्टेट्स हैं, और इनकी टेरिटरीज को काट करके ये एक बिल्कुल ही नया बफर स्टेट बना करके इसको नया स्टेट बनाना है, ठीक है। तो ये सब होगा ए पॉइंट के अंदर। फिर बात आता है, अगर किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है, इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट। सी पॉइंट है, डिक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट। डी पॉइंट है, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। ऑफ एनी स्टेट। और ई पॉइंट है, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो ये सारे चेंजेस जो कर पाएगी यूनियन गवर्नमेंट, मतलब पार्लियामेंट कर पाएगी। ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा पार्लियामेंट ही है, पार्लियामेंट के पास ही पावर्स हैं। तो कौन कर पा रहा है, ये भी पार्लियामेंट बाय लॉ, राइट।
तो यहाँ पे भी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास में है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, ये पावर है पार्लियामेंट की, राइट। तो ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं, दो स्टेट्स की बाउंड्रीज को मिला करके नया स्टेट बना रहे हैं, या एक स्टेट की बाउंड्री को हटा करके नया स्टेट बना रहे हैं, या उस स्टेट का एरिया जो है वो बढ़ा रहे हैं, या स्टेट को एरिया को कम कर रहे हैं, बाउंड्री को ऑल्टर कर रहे हैं, या फिर नया उसका नाम दे रहे हैं, नाम चेंज कर रहे हैं, तो ये सब कर पाएंगी पार्लियामेंट बिकॉज ऑफ द पावर गिवन बाय आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड कि ऐसा कोई भी बिल जो है वो किसी भी हाउस में प्रायर रिकमेंडेशन, विदाउट रिकमेंडेशन, मतलब रिकमेंडेशन किसका चाहिए होगा, ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, मस्ट। उसके बाद ही क्या करेगा, बिल जाएगा लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में से कहीं पे भी जा सकता है, पर पहले क्या करेगा, वो जाएगा इन दोनों जगहों पे। ठीक है। और जहां पे भी प्रपोजल है बिल को चेंज करने का, उसकी बाउंड्री को चेंज करने का या नाम को चेंज करने का, तो क्या करेंगे, वो प्रेसिडेंट जो है उस बिल को उस स्टेट लेजिस्लेचर के पास में भी भेजेंगे। ठीक है। प्रपोजल सेंट टू स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट लेजिस्लेचर का जो ओपिनियन है, नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है। तो अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमको तो नाम अच्छा नहीं लग रहा है ये, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इनको मानना ही पड़ेगा एंड के अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी आर्टिकल 3 से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसके आगे आर्टिकल 4 की, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो ये अमेंडमेंट है ये भी फिफ्थ अमेंडमेंट से ही आया है। जो ये प्रपोजल जो आया है ये किससे आया है, फिफ्थ अमेंडमेंट एक्ट से आया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 का। ठीक है। और सेवेंथ किससे था, 1956 का था। अगला आता है आर्टिकल 4, इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है ये। ठीक है। आर्टिकल 4 किस बारे में बात करता है, आर्टिकल 4 की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 to provide the amendment of the first and fourth schedule एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। मतलब इससे रिलेटेड है कि भाई ये अमेंडमेंट करने पड़ेंगे फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल के अंदर। पर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात ये आती है निकल करके कि ये जो भी हैं, मतलब फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल के अंदर आपको अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल एज मे बी। देखो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में कुछ भी नहीं है। फोर्थ शेड्यूल के अंदर ऑब्वियसली राज्यसभा से रिलेटेड जो है वो सीट्स हैं वो फोर्थ शेड्यूल के अंदर है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्टेट्स के नाम वगैरह हैं। ठीक है, तो ये सब इनको चेंजेस करना पड़ेगा। जब भी आप इनको नाम चेंज करोगे, बाउंड्री चेंज करोगे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी चेंज होगी और बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल के अंदर भी चेंजेस आएंगे। लेकिन जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नो सच लॉ एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, कि भाई नो सच चेंजेस शैल बी डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये चेंजेस किए जा रहे हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं? बिल्कुल है। पर क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 है? बिल्कुल नहीं। तो चेंजेस, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चेंजेस अंडर आर्टिकल 2 and 3
आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स? आंसर यस। भाई अमेंडमेंट्स तो है ही ना यार, शेड्यूल 1, शेड्यूल 4, इसमें चेंज तो कर ही रहे हो ना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है, चेंज, सेम क्वेश्चन है, चेंजेस अंडर आर्टिकल 2 and 3 are constitutional amendments under article 368। फिर आंसर आएगा नो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है 368 से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, वो आता है द प्रोसीजर नीडेड and the majority needed for changes under article 2 and 3 are simple। बिल्कुल सही बात है। देखो, जब भी आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट होगा तो क्या चाहिए होगा? स्पेशल मेजोरिटी, कितनी? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और स्पेशल प्रोसेस। स्पेशल प्रोसेस है भाई, एक स्पेशल प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है, ये सब प्रोसेस को स्पेशल प्रोसेस बोला जाता है। लेकिन जब भी बिना 368 के कोई अमेंडमेंट करना होगा तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा? सिंपल प्रोसीजर एंड सिंपल मेजोरिटी। कितनी चाहिए होगी? हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब हाफ है +1। भाई हाफ में तो बराबर हो जाएगा ना, तो मेजोरिटी के लिए क्या चाहिए होगा? उससे एक सीट ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, और आई थिंक इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। और जाता भी है तो सिक्किम वाले मैटर पे मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, या फिर टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर एक आता है क्वेश्चन, वो इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन है यार, यहाँ का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलो मैं फिर भी बता दूंगा आपको कि भाई कितना होता है, और वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, थोड़ा इजी लगा होगा। वैसे टॉपिक इजी ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इस वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो को देखने की और पढ़ने की ज़रूरत है, आप उनसे शेयर कीजिए, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।